हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों एनसीईआरटी के क्वेश्चन चल रहे थे, जरा उनको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंच चुके हैं। 11th फिजिक्स, मोशन इन प्लेन, चैप्टर 3, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, न्यू एनसीईआरटी सॉल्यूशन। चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं बच्चों क्या बोला है। देखो इसमें कहा है हमसे गिवन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये बेसिकली ए के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, लेकिन बुक में क्या करते हैं कि उनको लेटर्स को थोड़ा बोल्ड कर देते हैं ताकि हमें ये थोड़ा सा पता रहे कि ए जो है उसके ऊपर वेक्टर लगा हुआ है। ऐसे ही फिर बी के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, फिर सी के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, फिर डी के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है। इन चारों वेक्टर का रिजल्टेंट 0 दिया हुआ है। देखो ये इक्वेशन हमको बच्चों दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है। ओके, फिर इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब आपको आपके सामने 4 स्टेटमेंट दे रखे ए बी सी और डी। इन चारों स्टेटमेंट में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। चलो पहले फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। इन्होंने कहा ए बी सी एंड डी मस्ट ईच ऑफ बी ए नल वेक्टर। मतलब उन्होंने दिया कि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, चारों वेक्टर मिलकर 0 वेक्टर बना रहे हैं। आप इसका मतलब समझते हैं कि कोई भी 4 वेक्टर मिलकर 0 कब बनाते हैं? जब वो कुछ इस तरह से लगे होते हैं। जैसे मान लीजिए ये ए लगा हुआ है, फिर उसी के आगे फिर बी लगा हुआ है, फिर उसी के आगे इस तरह से सी लगा हुआ है, और फिर सी वापस सी से ए तक वापस डी लगा हुआ है। इस तरीके से 4 वेक्टर घूम रहे हैं। अब चारों वेक्टर जो हैं एक ये समझ लीजिए पॉलीगन के अंदर लगे हुए हैं, एक बंद पॉलीगन। अब जब ये चारों वेक्टर ना, जैसे ए लगा, फिर उससे आगे बी, फिर सी, फिर वापस वहीं पे आके खत्म हुआ डी वेक्टर, तो पॉलीगन रूल के हिसाब से ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, इस तरीके से। और जहां से स्टार्ट हुआ था, मान लीजिए ये ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और यहीं पे आके खत्म हो गए चारों वेक्टर, ए पॉइंट से स्टार्ट हो गए। तो इन चारों का जो रिजल्टेंट होगा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, वो 0 होगा, क्योंकि आप वहीं से स्टार्ट करके और वहीं आप पे आकर रुके हो। तो इसका मतलब ये चीज हमको दी गई है। देखो यही तो दिया था यहाँ पे। तो जो दिया है पहले उसका मतलब समझो कि जो हमें दिया हुआ है उसका मीनिंग यहाँ क्या निकल के आ रहा है। अब स्टेटमेंट पढ़ने शुरू करते हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि चारों ए बी सी और डी मस्ट ईच बी ए नल वेक्टर। ए बी सी डी जो है वो नल वेक्टर होने जरूरी है। मस्ट का मतलब है कि जरूरी है वो चारों। अब ऐसा तो मुझे फिगर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखो ए लगा, ए से फिर बी गया, फिर बी से सी गया, सी से डी गया। क्या इन चारों में से एक भी नल वेक्टर है? और ये कह रहे हैं कि चारों नल वेक्टर होंगे, ऐसा तभी पॉसिबल है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर ए बी सी और डी, अगर चारों में से एक भी नल नहीं होगा तब भी कोई जरूरी नहीं है। इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट हो जाता है गलत। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ए बी सी और डी चारों के चारों नल वेक्टर, नल का मतलब होता है 0, 0 होने जरूरी है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है बच्चों। चलो अब अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि आगे उसने क्या कहा है। जरा बी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी, ए वेक्टर और सी वेक्टर को आपस में ऐड कर दो, इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस डी। तो ए प्लस सी का, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी प्लस डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होंगे। अब ये देखते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं। देखो हमें दिया था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बराबर 0। अगर मैं एक काम करूं, ए और सी को तो इधर ही रहने दूं और बी और डी को दूसरी तरफ ले जाऊं, माइनस का बी और माइनस का डी उधर ले गया मैं, और ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर और माइनस ले लूं इसमें से कॉमन, बी प्लस डी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, और दोनों तरफ मोड लगा दूं। मोड का मतलब है मैग्नीट्यूड। जब मोड लगाते हैं तो माइनस वाली चीजें भी प्लस में हो जाती हैं
और ये बन गया a प्लस सी का मैग्नीट्यूड, और इधर बन गया माइनस, हट गया, माइनस खत्म हो जाता है, b प्लस डी का मैग्नीट्यूड। तो ये तो स्टेटमेंट 2 आ रहा है भाई, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल आ चुका है बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। तो यहाँ पे यही इन्होंने कहा था कि ए प्लस सी का मैग्नीट्यूड बी प्लस डी का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, तो ये स्टेटमेंट हमारा हो गया बच्चों करेक्ट। ओके, चलो अब अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं, सी स्टेटमेंट। इसमें दिया है द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी एंड डी। मतलब इन्होंने कहा है कि ए का मैग्नीट्यूड मतलब ए का मोड नेवर बी ग्रेटर देन, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, सम ऑफ मैग्नीट्यूड बी प्लस सी प्लस डी से। बी प्लस सी प्लस डी मतलब बी के मैग्नीट्यूड प्लस सी के मैग्नीट्यूड प्लस डी के, इन तीनों का मैग्नीट्यूड से ये कभी बड़ा नहीं हो सकता बच्चों। अच्छा एक बात सोचो, ये चारों मिलके ना एक पॉलीगन बनाएंगे, पॉलीगन बनाएंगे कि नहीं। अब मान लीजिए पहले तो है ए, अच्छा या ऐसे समझ लो, पॉलीगन बनाएंगे तो पॉलीगन की जो एक साइड होती है, पॉलीगन की डेफिनेशन ये होती है कि पॉलीगन की एक साइड बाकी की तीनों साइड को आपस में ऐड करेंगे तो हमेशा उससे छोटी आएगी, तब पॉलीगन पॉसिबल है। पॉलीगन तभी पॉसिबल है जब पॉलीगन की एक साइड जो है वो बाकी के सभी जो साइड्स हैं उनको ऐड करके उससे छोटी आए। तो इसका मतलब तो अगर यहाँ से ये पॉलीगन है, देखो ये पॉलीगन बन रहा है यहाँ से, जिस पे मैं निशान लगा रहा हूँ, ये मैं एरो घुमा रहा हूँ, इसको देखो ध्यान से, ये पॉलीगन बन रहा है। तो इसमें जो एक साइड है मान लीजिए ए, तो ये जो साइड है ये हमेशा क्या रहेगी, ये साइड छोटी रहेगी बाकी की तीनों साइड के सम से। तो बाकी की तीनों साइड कौन कौन है, बी है, सी है और डी है। ये बच्चों पॉलीगन की बेसिक डेफिनेशन हो गई। आप समझ सकते हैं कि पॉलीगन तभी बनेगा जब ऐसा हो रहा होगा कि उसकी एक साइड बाकी की तीनों साइड के सम से छोटी आ रही हो। तो जब एक साइड बाकी की तीनों साइड से छोटी आ रही होगी तो तब ये पॉलीगन बनेगा, तभी ये पॉसिबल है। अब इन्होंने इस स्टेटमेंट में यही तो बोला है कि ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कभी बड़ा नहीं हो सकता। देखो ये बोला यार, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर ग्रेटर देन द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी डी। तो यही तो बात बोली गई कि ए का जो मैग्नीट्यूड है मतलब ए की जो वैल्यू है वो बी सी और डी के सम से कभी बड़ी नहीं हो सकती। और वही बात मैंने बोली थोड़ा सा अलग तरीके से कि ए की जो वैल्यू है वो बी सी और डी के सम से हमेशा छोटी होती है। तो दोनों एक ही बात है, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी। सोच के देखो कि पहले स्टेटमेंट में भी यही बोला है कि ए जो है वो बी सी और डी के सम से बड़ा नहीं हो सकता, या इसी बात को ऐसे बोल लो कि ए बी सी और डी के सम से छोटा होता है। तो दोनों एक ही बातें हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारा जो स्टेटमेंट सी है वो करेक्ट है। अगर एक बात सोचो, अगर ए बड़ा होगा, उनके सम से भी बड़ा होगा, तो क्या कभी पॉलीगन बन पाएगा। देखो जैसे इधर ये बी है, फिर इसी के सामने लगा हुआ है सी, फिर इसी के सामने लगा हुआ है ऐसे डी, एक ही लाइन में लगे हुए हैं तीनों, ठीक। और इनके बराबर में हमने ए खींच दिया, ए है इन सब से, इन तीनों को ऐड करके उससे भी बड़ा है ए, तो क्या पॉलीगन बन पाएगा कभी, कभी भी पॉलीगन नहीं बन पाएगा इस लाइन से। क्यों, क्योंकि ये लाइन यहां से इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक जा सकती है, जबकि हमें सिर्फ लाइन चाहिए जो यहां से शुरू होकर और सिर्फ यहां तक जा पाए। तो ए की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, सिर्फ यहां से लेके यहां तक हो सकती है। ये ए की मैक्सिमम लेंथ हो सकती है सिर्फ यहां से यहां तक, सिर्फ यहां से लेके यहां तक। मैं देखो कलर चेंज करके दिखाता हूं। ए की जो लेंथ हो सकती है वो बी सी और डी तीनों को जोड़ के यहां से यहां तक हो सकती है, ऐड करके यहां से यहां तक। इससे बड़ी नहीं हो सकती, इससे बड़ी होगी तो पॉलीगन कभी नहीं बन पाएगा बच्चों। बोलो समझ आई बात के नहीं आई, ठीक है। तो इसलिए सी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट दे रखा है बिल्कुल। चलो अब पढ़ते हैं, जरा डी की बात करते हैं। डी में क्या दिया है, डी में कहा है बी प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी इफ A and D are not collinear
एंड इन द लाइन ऑफ ए एंड डी इफ दे आर कोलिनियर। तो डी पार्ट में इसने बोला है कि बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मस्ट लाई इन द प्लेन ए एंड डी। तो ये लाई करता है इन द प्लेन ए वेक्टर एंड डी वेक्टर। क्या ये बात सच है? ठीक है। और ये कहा है कि इफ ए एंड डी आर नॉट कोलिनियर, ए और डी कोलिनियर नहीं है। तो भाई इसको हम देखेंगे जो हमको मिला है उसका यूज करके। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर हमको मिला है 0 दे रखा है। ठीक है। अगर मैं एक काम करूं, ए और इसमें से बी और सी को एक साथ ले लूं और डी बाद में, इन तीनों, अब ये 3 वेक्टर बन गए। एक है पहला ए, दूसरा है बी प्लस सी, ये एक मानो इसको वेक्टर, 2 मत मानो, इसको मानो पूरे को एक वेक्टर बी प्लस सी, और तीसरा है डी। इन 3 वेक्टर का सम 0 है। एक बात सोचो, 3 वेक्टर का सम 0 तभी आ सकता है जब तीनों कोप्लेनर होते हैं। सम ऑफ, ये बात आपको पता होनी चाहिए, सम ऑफ 3 वेक्टर्स कैन बी 0 only when all are in same plane। अगर सारे के सारे सेम प्लेन में हैं तो तभी उनका सम 0 हो सकता है। तो इसका मतलब तो यहां से हमें यह पता चल गया कि ए और बी प्लस सी पूरा एक वेक्टर है और डी आर कोप्लेनर, ये तीनों कोप्लेनर है। ठीक है। अच्छा, तीनों कोप्लेनर हैं और हमने ये स्टेटमेंट जो बताया आपको, ये इस बात को दिखाता है कि ये तीनों एक प्लेन में है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें ए और डी नॉन कोलिनियर है, क्योंकि अगर ए और डी नॉन कोलिनियर नहीं होंगे, मतलब कोलिनियर हो जाएंगे, तो बी प्लस सी जो है वो हमारा ए और डी की लाइन में ही आ जाएगा। देखो खुद सोचो, अगर मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो इन्हीं के प्लेन में आ जाएगा आपका बी प्लस सी। इधर से आ जाएगा, जैसे इन्हीं के प्लेन में आ जाएगा, ऐसे ये बी हो गया, और इसी के प्लेन में आ जाएगा आपका, ये सॉरी डी है, बी नहीं ये था डी। ऐसे सोचो, ये ए हो गया, ये डी हो गया, और इन्हीं के प्लेन में आ गया ये बी प्लस सी। तीनों मिलकर ट्राइंगल बना देंगे एक, जहां से शुरू होगा वेक्टर, घूम के वहीं पे आके खत्म होगा वेक्टर। तो ये तीनों कोप्लेनर होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, तीनों एक ट्राइंगल को फॉर्म कर रहे होंगे। ठीक। अब एक बात सोचो, अगर अब इसने इसी में दूसरा स्टेटमेंट क्या पूछा है, ये तो तब होगा जब ए और डी कोलिनियर नहीं है। देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो ए और डी ये दोनों के दोनों यहाँ पे हो गए, ए एंड डी आर नॉन कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों कोलिनियर हो जाएं, देखो ए की लाइन में और फिर उसके बाद डी, तो उन्हीं की लाइन में चला जाएगा आपका बी प्लस सी, उन्हीं की लाइन में चला जाएगा आपका बी प्लस सी, इसी लाइन में आ जाएगा आपका बी प्लस सी, और ये मिलकर एक लाइन में आ जाएंगे। अब इन्होंने ये भी कहा था कि क्या ऐसा हो रहा है कि इफ दे आर कोलिनियर, ये था यहाँ पे बी सी मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी, ए और डी के प्लेन में पड़ता है इफ ए एंड डी आर नॉन कोलिनियर। अगर ए और डी नॉन कोलिनियर होंगे तो बी प्लस सी उन्हीं के प्लेन में पड़ेगा। ये बात हमने प्रूफ कर दी कि हाँ ऐसा हो रहा है कि अगर ए और डी देखो नॉन कोलिनियर है तो ये ए बी प्लस सी और डी कोप्लेनर हो गए, तो कोप्लेनर हो गए। पहला स्टेटमेंट यहाँ तक हमने प्रूफ कर दिया है। फिर इसके बाद एंड इन लाइन ए एंड डी, और बी प्लस सी जो है ए और डी की लाइन में होगा इफ दे आर कोलिनियर, ये भी हमने प्रूफ कर दिया कि अगर ए और डी कोलिनियर है तो बी प्लस सी उन्हीं की लाइन में आ जाएगा। देखो ये फिगर आपको यही बता रही है कि ए और डी देखो यहाँ पे कोलिनियर है, इसी लाइन में है, तो बी प्लस सी भी इन्हीं की लाइन में पहुंच चुका है, क्योंकि मिलके तो इसको यहीं पे बनाना। जब जैसे यहाँ से वेक्टर स्टार्ट हुआ, देखो यहाँ से हुआ ए,
ए से यहाँ गया बी, बी से यहाँ गया सी, और सी से यहाँ घूम के ये सी था। ये इसके ऊपर मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, दिखाई दे। तो सी से यहाँ फिर वापस ए पे आ गया, वापस ए पे, तो घूम के वहीं पे वापस आ गए, इसलिए इनका सबका सम क्या है 0। ए प्लस डी प्लस बी प्लस सी, इन तीनों वेक्टर्स का सम 0 है, और यही हमें उन्होंने दिया था। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो डी है ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। डी स्टेटमेंट, डी इज ऑल्सो करेक्ट बच्चों। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि क्या हमने इस क्वेश्चन में किया है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट बाकी कल करेंगे बच्चों।